Assalamu alaikum students. Welcome to our online English class. This is New Oxford Modern English Book 8. Today we are going to study the poem When I Heard the Learned Astronomer. This is written by the Walt Whitman. Walt Whitman is known as the father of the free verse. Whitman continues to be one of the most influential American poets. In this poem, he conveys his belief in the limits of using science to understand nature. Rather, he suggests one need to experience nature for true understanding instead of measuring it. Now come to the answer questions. Answer the following questions. Question number 1 is, in the first half of the poem, where is the poet? And the answer is, in the first half of the poem, the poet is in the lecture room. Who is he with and what is he doing? He is with an audience listening to a learned astronomer. क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है कि फर्स्ट हाफ स्टेंजा में पोइट जो है वो कहाँ पे है, तो वो लेक्चर रूम में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में उस क्वेश्चन को मज़ीद आगे बढ़ाया गया है कि वो वहाँ पे क्या कर रहा होता है, किसके साथ होता है, तो वो ऑडियंस के साथ होता है और वो एक एस्ट्रोनॉमर को सुन रहा होता है। Question number 3. What scientific tools and methods does the astronomer use? एक एस्ट्रोनॉमर जो है, जो सितारों का इल्म जानने वाला है, तो उसको उन चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किन साइंटिफिक टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। The scientific tools and methods that the astronomer uses are proofs and figures arranged in charts and diagrams used to add, divide and measure. उसको हक़ाइक़ जमा करने के लिए कोई फिगर्स की, कोई साइंस की या चार्ट्स पे डायग्राम्स की ज़रूरत होती है। उसको उसने जो है वो उसको नतीजे पे पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको मेजर करेगा, उसको डिवाइड करेगा या उसको ऐड करेगा, तभी वो किसी हतमी नतीजे पे पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम वेयर इज़ द पोइट? अब जो पोएम का सेकेंड स्टैंजा है वहाँ पे पोइट क्या कर रहा है और कहाँ पे है? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम द पोइट इज़ आउटसाइड, वो बाहिर है। पहले तो वो एस्ट्रोनॉमर को सुन रहा होता है फर्स्ट स्टैंजा में, अब सेकंड यानी कि लास्ट में उसकी लोकेशन पूछे कि वो कहाँ है, तो वो आउटसाइड होता है। हु इज़ ही विद एंड व्हाट इज़ ही डूइंग, वो वहाँ पे किसके साथ और क्या कर रहा है। ही इज़ ऑन एंड ही इज़ लुकिंग एट द नाइट स्काई, और वो वहाँ पे अकेला है और रात को आसमान को देख रहा है। आफ्टर क्वेश्चन आंसर, next is learning about language. In each of the following sentences, there is an adjective phrase which begins with a preposition of, with, in, etc. Underline each phrase. कहते हैं कि ये जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं, इनमें हर एक जो है सेंटेंस में एक एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा जो किससे स्टार्ट होगा, प्रेपोजिशन से। तो एडजेक्टिव फ्रेज की डेफिनेशन ये है, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, अ प्रॉपर नाउन और जेरेंड टू शो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। प्रेपोजिशन आपको पता है किसी की प्लेस के लिए, टाइम के लिए या डायरेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, और एडजेक्टिव होगी या कोई नाउन होगा उससे पहले ये आएगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, तो उसको अंडरलाइन करना होगा। द बलून विद द येलो स्ट्रिप्स burst loudly. With the yellow strips इसको हम करेंगे अंडरलाइन। The dog under the table was growling at the cat on the chair. डॉग की क्या बताई गई है, उसकी डायरेक्शन अंडर द टेबल, और कैट की ऑन द चेयर, तो ये दोनों एडजेक्टिव फ्रेज हैं। Those hills in the distance form the border between the two countries. In the distance,
तो ये टू हिल्स हैं और डिस्टेंस पे हैं, ये एडजेक्टिव फ्रेज को शो कर रहे हैं यहाँ पे। द ड्राइवर ऑफ द ट्रैक्टर स्लो डाउन एंड स्टॉप्ड, ड्राइवर ऑफ द ट्रैक्टर, तो ये उसकी एडजेक्टिव फ्रेज है। वी वेंट टू विजिट द मैन विद द लार्ज गार्डन, तो उस आदमी की जो क्वालिटी जो है वो शो की गई है विद द लार्ज गार्डन, ये इसका एडजेक्टिव फ्रेज है सेंटेंस में। शी स्पोक टू द वीमेन इन द ग्रीन ड्रेस येस्टरडे, तो ये वीमेन की के लिए एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ हुआ है यहाँ पे, इन द ग्रीन ड्रेस। द लव बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, ये लव है और ये माँ और बच्चे के दरमियान, यानी कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ किया गया है। द आर्टिस्ट पेंटिंग ऑफ द सी एंड द हिल्स वाज सोल्ड फॉर अ वास्ट सम, ऑफ द सी एंड द हिल्स यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट है मिस्टेक्स, करेक्ट द मिस्टेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक्स हैं तो उनको ठीक करना है। ओके, नंबर 1 इज डू यू प्ले द क्रिकेट एट स्कूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिकेट से पहले दा यूज़ किया गया है, गेम के साथ हम जो है यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये सिंपल एज ऐसे ही आएगा, डू यू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, और यहाँ पे एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ऐसे। मायरा इज़ टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, मायरा इज़ टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, तो जब हम यहाँ पे डिग्री यूज़ कर रहे हैं, डिग्री हमारे पास कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। मायरा इज़ द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स। नेक्स्ट देखें, शी ब्रॉट द ड्रेस फॉर 100 रुपीज़, फॉर 100 रुपीज़, 100 रुपी है ना, सिंगल हम 100 की बात कर रहे हैं ना, 100 की, तो यहाँ पे हम 1 का यूज़ करेंगे। शी बॉट द ड्रेस फॉर 100 रुपीज़। Either our neighbor or his friend have plucked these flowers. Either our neighbor or his friend, अब यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं है ना, यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में ये दोनों पर्सन्स में से कह रहे हैं कि कोई भी नहीं, इधर का मतलब है कि इनमें से कोई भी नहीं, ना तो नेबर है हमारा, ना तो कोई फ्रेंड है। तो जब कोई भी नहीं है या इन दोनों को एज अ सिंगल शो किया जा रहा है, तो सिंगल के लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ प्लग दीज फ्लावर्स, ईदर आवर नेबर और हिज फ्रेंड हैज़ प्लग दीज फ्लावर्स। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई हैव लेफ्ट मुल्तान, यहाँ पे पहला हमारे पास जो है वो पास्ट का नेगेटिव है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, और दूसरा यहाँ पे आई हैव लेफ्ट मुल्तान, इसको हम यहाँ पे परफेक्ट में नहीं लेंगे, हम यहाँ इसको ये लेंगे पास्ट में लेंगे। तो ये यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये भी परफेक्ट का नहीं हो सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय यहाँ पे पास्ट का यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस का, तो सेकंड फॉर्म आएगी, हैव का यूज़ नहीं होगा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई लेफ्ट मुल्तान, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है, और आई लेफ्ट मुल्तान यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनेट आएगा। कैन यू टेल मी वेयर इज़ द पुलिस स्टेशन, कैन यू टेल मी वेयर इज़ द पुलिस स्टेशन, अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको यूँ करेंगे, कैन यू टेल मी वेयर द पुलिस स्टेशन इज़। द गर्ल्स ब्रॉट अ ब्लैक स्मॉल डॉग टू स्कूल, अब ये एडजेक्टिव है यहाँ पे अ ब्लैक स्मॉल डॉग, तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव को चेंज करेंगे इसकी तरतीब को। द गर्ल्स ब्रॉट अ स्मॉल ब्लैक डॉग टू स्कूल, एडजेक्टिव की हमने जगह चेंज कर दी, पहले स्मॉल फिर ब्लैक। हिज फादर वांट्स टू सी यू एंड आई, अब ये देखिए यहाँ पे आई जो है वो लास्ट पे आया है, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया गया ना, लास्ट पे गया है वो,
तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हम यूज़ करेंगे। तो अगर लास्ट पे लिख रहे हैं, लास्ट तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो वो हमारा मी आएगा, आई नहीं आएगा। आई अगर करेंगे तो वो शुरू में जाना चाहिए क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। हिज फादर वॉन्ट्स टू सी यू एंड मी, तो ये यहाँ पे यू और मी जो है ये दोनों यहाँ पे एज ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, यू एंड मी। ही हैज़ बीन कमिंग टू दिस स्कूल सिंस 8 years। स्टूडेंट्स, जब हमें किसी टाइम के बारे में पता होता है एग्जैक्ट, 8 साल, 2 साल, 3 साल, 4 महीने, 3 दिन, तो उसके लिए हम सिंस जो है वो यूज़ नहीं करते, फॉर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है ना कि वो 3 दिन कौन से हैं, 8 साल कौन से हैं या 4 दिन कौन से हैं। जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट डेट मालूम होती है ना, तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता है। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट नहीं पता तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन कमिंग टू दिस स्कूल फॉर 8 years। अब हमें तो नहीं पता ना कि वो 8 years कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक है वो। द बॉयज़ ब्रदर मेड हिम टू डू इट अगेन। द बॉयज़ ब्रदर मेड हिम डू इट अगेन, यहाँ पे टू का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यहाँ पे अगर हमने मेड हिम लगा दिया तो डू का ज़रा भी यूज़ नहीं आएगा। वॉकिंग डाउन द रोड अ बस हिट हिम, इसकी हम जगह चेंज कर देंगे, अ बस हिट हिम ये हम पहले ले आएंगे, ये फ्रेज़ पहले आ जाएगा, बस हिट हिम। और इन दोनों को हमने जब ज्वाइन करना है वाइल का यूज़ करेंगे, वाइल ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। देयर इज़ द हाउस ऑन द कॉर्नर, देयर्स इज़ द हाउस ऑन द कॉर्नर, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी जो है उसका मिस यूज़ किया गया, अपॉस्ट्रॉफी नहीं आएगी। देयर्स इज़ द हाउस ऑन द कॉर्नर। ओके, नेक्स्ट है शुड यू डेयर। कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग ईदर शुड हैव और ऑट टू हैव। अब यहाँ पे इन सेंटेंसेस में क्या यूज़ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि इनमें एडिशन करना है। इसको हम चेंज कर सकते हैं किसी तरीके से इसमें, और मोल्ड करके सेंटेंस को इसमें यूज़ करेंगे, या तो हम शुड हैव का और या फिर ऑट टू हैव का। ओके, आई वॉन्ट टू सी अ फिल्म लास्ट नाइट, आई हैड टू डू माई होमवर्क। अब यहाँ पे अगर हैड टू या हैव टू है तो उसकी जगह हमने और टू का यूज़ करना है, वेरी सिंपल। तो फर्स्ट हमारा ऐसे ही आ जाएगा, आई वेंट टू सी अ फिल्म लास्ट नाइट, और इनको ज्वाइन करने के लिए बट आई हैड टू की जगह पे हमने क्या यूज़ करना है, और टू। आई और टू हैव, जब और टू हैव का यूज़ करेंगे ना तो हमने इसमें सेकंड फॉर्म लगा देनी है, थर्ड फॉर्म सॉरी। आई और टू हैव स्टडीड फॉर माई टेक्स्ट। अब यहाँ पे इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया, थोड़ा सा चेंज किया। They came to visit me, they had to be at work। They came to visit me but, सेम हम यहाँ पे इतना ऐसे ही राइट करेंगे। आगे they had to की जगह पे हमने they ought to have been at work। We played tennis, we had to finish writing the report। We played tennis but we ought to have finished writing this report। He spent all his money, he had to pay some debts। He spent all his money but he ought to have paid his debts। She had to feed the chickens, she lay in the sun। She lay in the sun but she ought to have fed the chickens। Rewrite the sentences below using ought not to have or should not have। अब हमने यहाँ पे पहले ought to या नॉट टू हैव जो है इसका यूज़ करना था, अब हमने ऑट नॉट और हैव जो है इसका यूज़ करना है। शी वॉज रॉन्ग टू टीज हर यंगर सिस्टर, शी ऑट नॉट टू हैव टीज्ड हर सिस्टर। इट वॉज रॉन्ग ऑफ हिम टू ईट ऑल द फ्रूट, ही ऑट नॉट टू हैव ईटन ऑल द फ्रूट।
They were unwise to start on their journey so late. They ought not to have started on their journey so late. It was not a good thing for you to spend all your money. They ought not to have spent all your money. I wish you had not left the front door open. You ought not to have left the front door open. The boys were unkind to shout at me like that. They ought not to have shouted at me like that.